Hello everyone, welcome in Renesa Academy. Today I am going to discuss about Victorian age. Another name, Age of Tennyson. Victorian age मतलब क्वीन विक्टोरिया का इस समय रेन रहा है और एज ऑफ टेनिसन सबसे प्रोमिनेंट राइटर टेनिसन रहे, इसलिए इस एज को एज ऑफ टेनिसन आप कह सकते हैं या विक्टोरियन एज कह सकते हैं। ओके तो आइए हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं यहां से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो मैंने शुरू में 8 डिवीजन इंट्रो क्लास में किया था, वहां से हम 7 नंबर डिवीजन पर पहुंच चुके हैं। हमारा विक्टोरियन एज आ चुका है। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा हम लोगों ने? इसके पहले हमने रोमांटिक एज पढ़ा। विक्टोरियन एज के पहले रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज से आपको विक्टोरियन एज में एंटर कराया जाएगा। तो आप कनेक्ट होने के लिए रोमांटिक एज से विक्टोरियन एज में तैयार हो जाइए, क्योंकि कनेक्ट होना हिस्ट्री में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम चीजें रट के भूल जाते हैं, और एक कॉन्सेप्चुअल अगर हम कनेक्ट होके पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें याद रहती हैं। तो आइए हमारे साथ थोड़ा सा कनेक्ट होइए आप। इसके बाद जब हमारा विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब हम रोमांटिक एज से पूरी तरह विक्टोरियन एज में आ जाएंगे, तो फिर पॉइंट वाइज एग्जाम पॉइंट आप भी उसे पढ़ेंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं। रोमांटिक एज में क्या रहा? इनर फीलिंग, हमारे आत्मा की, अंतरात्मा की इनर फीलिंग, जो हमारे भाव रहे उसको हमने बाहर लाया, ज्यादा करके पोएट्री के माध्यम से। यहां पोएट्री रोमांटिक एज में डोमिनेंट रही, ज्यादा करके मतलब पोएट्री राइटिंग हुई। तो प्रकृति की ओर लौटो वाला नारा रोमांटिक एज में रहा। प्रकृति को ही सब कुछ माना गया और प्रकृति को ही पूरा, मतलब जो पोयम पोएट्री जो वहां पे हुई सब प्रकृति के दृष्टिकोण से हुई। ठीक, तो रोमांटिक पीरियड पूरा प्रकृति पे डिपेंड रहा। और इनर फीलिंग, अंतरात्मा की बात, अंतरात्मा की आवाज, अपने भाव का प्रदर्शन, यही सब रहा रोमांटिक पीरियड में। और आपने रोमांटिक पीरियड में देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, तो वहां से व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का नारा भी रहा रोमांटिक पीरियड का। इससे तो हमें व्यक्तिगत आजादी मिली, लेकिन साथ ही साथ वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण भी हुआ। भाई औद्योगिकरण जब वही रोमांटिक पीरियड में ही औद्योगिकरण शुरू हो चुका है, वहां तो पीक एकदम नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ जैसे जैसे रोमांटिक पीरियड बढ़ता चला आया, आगे आता गया, फिर ऐसी स्थिति बन गई रोमांटिक एज के एंड होते होते कि इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे धुआं धुंध समाज में, मतलब पूरी तरह से उसका इफेक्ट, पॉल्यूशन, सब कुछ मतलब एकदम अव्यवस्थित हो गया। प्राकृतिक सुंदरता पूरी बिगड़ गई। अब भाई साहित्य समाज का दर्पण है। रोमांटिक लोगों ने प्रकृति को प्रियॉरिटी दी, प्रकृति की पूरी बात की, लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो यथार्थ पे बात आ गई, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है कि उसका जो इफेक्ट पड़ा, तो हम धीरे से उससे खिसक के चले आए कहां पे? यथार्थवाद में। और यथार्थवाद रियलिस्टिक क्या है? विक्टोरियन एज की क्वालिटी है, क्योंकि भाई साहित्य समाज का दर्पण है। जब हमारा समाज जो है जैसा था वैसी बातें उठा के रखने लगे विक्टोरियन एज के राइटर। आप चार्ल्स डिकेंस को ही देख लीजिए, उन्होंने कैसे गरीबी का, श्रमिक वर्ग का, कैसे अपने उसमें सब जो इसे लिखे हैं या जो भी वर्क को लिखे हैं उसमें कैसे उन्होंने दिखाया। मैथ्यू आर्नोल्ड भी देखिए कैसे फेथ को
विश्वास को कि अब हम ईश्वर में विश्वास करें कि ना करें, ऐसी बातें उन्होंने रखा। टेनिसन जो प्रोमिनेंट फिगर हैं उन्होंने रखा। इस तरह से हम यथार्थवाद में पहुंच गए। यथार्थवाद मतलब रियलिस्टिक चीजों की तरफ हम आ गए। तो आप क्या हुए, अब आप कनेक्ट हो गए रोमांटिक पीरियड से विक्टोरियन एज में। ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। अभी हम रोमांटिक पीरियड का थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, फिर एकदम पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे विक्टोरियन एज में। एज ऑफ टेनिसन विक्टोरियन एज 1837, 1832, 1901। तो आपको 1837 भी और 1832 दो डेट मिलती है, लेकिन 1837 को अगर ऑप्शन में दोनों है, वैसे लगभग होता नहीं है, अगर दोनों है तो आप 1837 पर जाएंगे, और अगर दोनों नहीं है तो 8037 है ही है, और 80 ए वाला नहीं है तो आप 8032 पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 8037 टू 1901 तक हमारी क्या है, विक्टोरियन एज है। द रोमांटिक पीरियड, अब पहले हम थोड़ा सा रोमांटिक पीरियड से यहां से कनेक्ट होंगे विक्टोरियन एज से। ये अब आप यहां देखेंगे कि 1788 से 1830 का जो टाइम रहा रोमांटिक पीरियड में, फोकस्ड ऑन इमोशन, इमेजिनेशन एंड नेचर। पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, बायरन एंड कीट्स एटसेट्रा बिलीव दैट ट्रू पोएट्री कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड फीलिंग्स, नॉट फ्रॉम द रूल्स ऑफ रीजन। यहाँ पे जो ये रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं उनका ये मानना था कि हर्ट से आती है पोएट्री, ना कि तर्क से आती है। ठीक है, दे सेलिब्रेटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, ब्यूटी एंड द पावर ऑफ नेचर। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 1830 द वर्ड चेंज, अब यहां देखिए चेंज हो रहा है, अब आप प्रवेश करने वाले हैं कहां पे, विक्टोरियन एज में। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट फैक्ट्रीज, मशीन, सिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब इंडस्ट्रियल जब रिवोल्यूशन हुआ तो उसके साथ साथ क्या है, फैक्ट्री तो आए लगी भाई, खूब लगी, अंधाधुन मशीनीकरण हुआ, सिटीज शहरों का विकास हुआ, और इसके साथ साथ सोशल प्रॉब्लम्स भी आई। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ इतनी चीजें आई। पीपल बिगेन टू फेस पॉवर्टी, पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ फेथ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे यहीं से शुरू हो गया है, 1830 से ही शुरू हो गया है, और हमारी विक्टोरियन एज कहाँ है, 1837 पे। अब यहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है। पीपल बिगेन टू फेस पॉवर्टी, पोल्यूशन एंड लॉस ऑफ फेथ, सो लिटरेचर स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन टू रियलिटी एंड सोसाइटी। जैसा कि कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, तो इस तरह से कहा जाता है क्या, हिंदी के बहुत विद्वान ने खुद लिखा है इसको कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो इस तरह से लिटरेचर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन से कहा मूव कर गई, रियलिटी एंड सोसाइटी पर, जो रियल सोसाइटी रही वहां पे मूव कर गई। तो आगे देखते हैं आप कहां पहुंच गए, मूव कर गए ना आप रियलिस्टिक सोसाइटी में, तो हम पहुंच गए अब रोमांटिक पीरियड से विक्टोरियन पीरियड में। ठीक, द विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901 फोकसेस ऑन रियल लाइफ। इसने किस पे फोकस किया, अपना रियल लाइफ पर, मोरालिटी पर, सोसाइटी पर एंड प्रोग्रेस पर। भाई प्रोग्रेस तो इनका मेन यहाँ पे रहा। द रोमांटिक एज फोकस्ड ऑन हार्ट एंड इमेजिनेशन। अब दोनों में कंपैरिजन हम आपको करा रहे हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रोमांटिक एज जहां पे फोकस की हार्ट एंड इमेजिनेशन पे, while the Victorian age turned those same feeling towards real life and society। जो हार्ट एंड इमेजिनेशन पे रोमांटिक एज फोकस कर रही है, उसके बजाय विक्टोरियन एज क्या कर रहा है, टर्न दोज सेम फीलिंग, यही इनकी जो हार्ट की फीलिंग है, इन्हीं सेम फीलिंग को रियल लाइफ में दिखा रहा है। ठीक है, कि यथार्थ में क्या है और इनकी इमेजिनेशन क्या है। So the Victorian age was continuation and transformation of romantic spirit into the word of reality। इस तरह से रोमांटिक एज जो है फोकस कर रही है किसको, रोमांटिक स्पिरिट को इनटू दी वर्ड ऑफ रियलिटी। जो रोमांटिक एज की स्पिरिट है, आत्मा है, उसका रियल वर्ड से कनेक्शन करा रही है कौन, विक्टोरियन एज।
तो पूरी तरह आई होप दैट आप पूरी तरह से आप विक्टोरियन पीरियड में एंटर कर गए होंगे। अब रही बची कसर, तो अब आपका बिल्कुल यहां पे अब आपको मैं एंटर करा दूंगी विक्टोरियन एज में। लोग मॉरलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी जिम्मेदारी समझने लगे कि भाई ये तो खाली इमेजिनेशन है, जो रोमांटिक एज में लिखा गया ये तो हर्ट की फीलिंग है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या बनती है कि जो हमारा इमेजिनेशन है, हर्ट की फीलिंग है प्रकृति के प्रति, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यथार्थ में, रियल में ऐसा होना चाहिए। भाई प्रकृति, हमारा वातावरण पूरा कैसा होना चाहिए? आप खाली पंक्तियों में लिख दीजिए, लाइनों में, कविताओं में लिख दीजिए, ऐसा थोड़ा होना चाहिए। रियल में भी हमारी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यथार्थ में क्या है और कैसी होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया विक्टोरियन एज में। ठीक है, अब आप पूरी तरह पहुंच चुके हैं। रोमांटिक्स ड्रीम्ड ऑफ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, विक्टोरियन टेस्टेड दैट ड्रीम इन द रियल वर्ल्ड। अब आपको यहां पे और भी क्लियर हो गया कि रोमांटिक्स ने ड्रीम्ड ऑफ ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का ड्रीम देखा, स्वप्न देखा, विक्टोरियंस ने उसका टेस्ट करा दिया, ड्रीम इन द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड में उसका क्या टेस्ट है, क्या यथार्थ है, क्या रियल है, या ड्रीम में सत्य है कि नहीं है, क्या यथार्थ में और स्वप्न क्या है, इस बात का विक्टोरियन एज में आपका काम हुआ। अब आप पूरी तरह से रोमांटिक पीरियड और विक्टोरियन पीरियड के बीच के अंतर आप समझ चुके हैं, और आप पूरी तरह दोनों पीरियड को कंपैरिजन करके समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट विक्टोरियन एज। क्वीन विक्टोरिया, ये सब आप जानते हैं। यहां कहां से कहां तक? 1837 टू 1901 तक। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, द रिफॉर्म एक्ट है, 80 लिखा हुआ है, एक्ट आप इसको बना लीजिएगा, रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट क्या था उस समय? क्या था कि जो वोट देने का अधिकार था वो सबको नहीं था। जो जमींदार लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हीं को सिर्फ वोट देने का उसमें पावर था इंग्लैंड में। तो ये रिफॉर्म एक्ट आया तो मध्यम वर्ग को भी वोट देने का पावर मिला। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म एक्ट यही है। एज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, एज ऑफ डिलेमा, कंफ्यूजन। अब आप देख रहे हैं पीस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, तो भाई अब पूरी तरह से औद्योगिकरण हुआ तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी ही। अब एज ऑफ डिलेमा, अब यहाँ पे डिलेमा और कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। अब आप सोचेंगे कैसे? इस तरह कि उसी समय, जब विक्टोरियन एज की मैं बात कर रही हूं, इस टाइम तक आते आते क्या हुआ कि डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक आई, सिद्धांत आया। वहां उन्होंने माना कि जो इंसान है, मानव है, वह अवतरित नहीं हुआ है, उसका क्रमिक विकास हुआ है। अब यहीं पे डिलेमा और कंफ्यूजन की स्थिति बन गई भाई। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे बनी एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन। इधर साइंस भी खूब डिस्कवरी कर रहा है, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उधर डार्विन का सिद्धांत भी आ गया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो बनी गई डिलेमा की स्थिति, कंफ्यूजन आ गया लोगों में। कैसे आया? आपको मैंने बताया कि डार्विन ने माना कि मनुष्य जो है अवतरित नहीं हुआ है, एक क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया कि धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और इस रूप में बना। अब लोग संदेह करने लगे ईश्वर पे, जानकारी हो गई, और जहां पे तर्क वितर्क आदमी करने लगता है वहां धर्म खत्म हो जाता है। अध्यात्म मन से जुड़ा हुआ चीज है, तर्क वितर्क की चीज नहीं है। ये इस तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। कैसे? ईश्वर के प्रति कंफ्यूजन की स्थिति धर्म के प्रति बन गई, वहां का जो भी धर्म रहा हो। एज ऑफ
पेसिमिज्म। अब एज ऑफ पेसिमिज्म भी इस तरह से हो गई, जब भाई आप हर चीज तर्क से देखने लगे, आप ईश्वर वहां धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो पेसिमिस्टिक हो गए लोग। एज ऑफ स्टीप डिक्लाइन मॉरलिटी। मॉरलिटी धीरे धीरे विज्ञान के युग में, औद्योगिकरण के एज में आप पहुंच रहे हैं, तो आपकी मॉरलिटी भी गायब हो गई। भाई लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है, पैसा आने पे अच्छे अच्छे लोगों के अंदर आ जाता है। वो तो पूरी एक इंग्लैंड की बात हो रही है। व्यक्तिगत बात भी की जाए तो लोग हो जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका धन आने के बाद बदलते नहीं है। तो इस तरह से डिक्लाइन हो गई, औद्योगिकरण हुआ और रिच हुए लोग, तो यहाँ पे मोरालिटी भी डिक्लाइन हो गई। ठीक है। फोकस ऑन मैसेज, तो इसका मतलब होता है कि मैसेज मीन्स होता है कि जो शहरी जीवन होता है, सिटी लाइफ पे फोकस हो गया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के अंदर जिम्मेदारी की भावना बढ़ी। कैसे यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? अब आप थोड़ा सा आपने देखा पीछे कि जो रोमांटिक एज रही उसमें कल्पना की दुनिया रही। अब लोगों ने यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ चुकी है कि लोग ने ये सोचा, लोगों ने, कि हमारा क्या कर्तव्य है कि हम प्रकृति को बनाए रखें, नेचर को डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ी। अब विक्टोरियन पोइट्री क्या थी, आप अब तो समझ ही चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। रियलिस्टिक नेचर लेस आइडियलाइज्ड, पूरी तरह से रियलिस्टिक थी, रियल थी, और नेचर लेस मतलब थोड़ा सा प्रकृति से कम, उसमें आइडियलाइजेशन नहीं था, प्रकृति के प्रति कम रुख था। इंपॉर्टेंट फिगर आप देख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग बहुत फेमस है। अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डीजी रोसेटी। तो इस तरह से रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डीजी रोसेटी। क्या आप इस नेम को रिवाइज करना चाहेंगे मेरे साथ? तो आइए एक बार कनेक्ट होइए आप, कौन कौन इंपॉर्टेंट फिगर रहे, क्योंकि ये लर्न करने की चीज है। तो कनेक्ट होइए हमारे साथ, रिपीट कीजिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका फेमस वर्क ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी, डीजी रोसेटी। और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां दे दे रहा हूं, डीजी रोसेटी का नाम है, ये प्री रेफ्लेटिव मूवमेंट था, उससे जुड़े हैं। ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट हुए रोमांटिक एज से विक्टोरियन एज में, और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जाना। इस तरह हम हिस्ट्री के 7 डिवीजन देख चुके हैं। 8th डिवीजन और लास्ट क्लास होगी कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न पीरियड के साथ, और बिल्कुल मॉडर्न थिंकिंग के साथ, लेकिन अपनी मॉरलनेस को बनाए रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।